नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे बहुपद। और बहुपद के अंदर हमने पिछली क्लास में और बहुपद की जो बेसिक जानकारी थी वो अपने ले ली थी। और आज हम बहुपद को आगे बढ़ाते हुए और बहुपद से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुपद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अपने को याद रखने वो देखेंगे, फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। और आज के जो प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ वो सारे और अपने ओल्ड एग्जाम जो है उनमें सभी में वो ये सारे के सारे क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम जो पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें होने वाले हैं। तो क्लास को अपने को पूरा देखना है। और देखो अब इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएं तो देखो पहले मैंने शुरू में बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है, तो एक बार राइट साइड इसको तो एक बार ध्यान नहीं देंगे अपन। पहले ऊपर एक लाइन लिखी है और पहले शुरुआत जो क्लास की वो अपन यहीं से करते हैं। देखो मैंने लिखा है शेषफल प्रमेय, ठीक है, रेड कलर में लिखा हो शायद हो सकता है दिखाई ना दे। शेषफल प्रमेय, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या है? देखो अगर कोई बहुपद है px जो n घात का है, n घात का कोई बहुपद है, ठीक है ना, n का मान जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है, को इस मैंने px कोई बहुपद है और उस बहुपद को x माइनस एक दूसरा बहुपद है जो इसको विभाजित करता है, तो सीधा हमें शेषफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो विभाजित कर रहा ना, यानी जो विभाजित करने वाला उसको अपन भाजक बोलते हैं। तो इस भाजक को 0 के बराबर रखेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे, वो इसमें रख देंगे ना, तो अपने को शेषफल मिल जाएगा। तो सीधा शेषफल पर 1% मिलता है अपने को एग्जाम में, और किसी न किसी एग्जाम में मिल जाता है। यानी कोई भी कंपटीशन अगर अन्य को एग्जाम्स होती हैं तो बहुपद में अगर बात होगी, बहुपद अगर टॉपिक है तो उसमें % आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो शेषफल निकालना बिल्कुल आसान है। हम किस बहुपद का भाग दे रहे हैं उस बहुपद को आप 0 बराबर रखो और उसको 0 बराबर रखने के बाद में आपको x का मान मिलेगा, वो मान उस बहुपद में रख दो, आपको शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही शेषफल प्रमेय है, यही कह रहा है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम वाले क्वेश्चन से अपन इस चीज को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहला मैं लिखता हूं, एक तो चलो एक एग्जाम्पल अपन ऐसे कर लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे मान लो कोई बहुपद दे दिया अपने को कि px कोई बहुपद है और वो है x² + 3x - 5, ठीक है। ये कोई बहुपद है और इस बहुपद में x - 2 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल निकालना अपने को। तो शेषफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सीधा भाजक कौन है? भाग किसका दिया था? x - 2 का ना, इसको 0 बराबर रखो, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2। अब 2 जो है ना इस बहुपद में रख दो, तो शेषफल जो है ना वो अपना यही हो जाएगा p2, यानी x जो बहुपद है उसमें आप x बराबर 2 रख दो। 2 रखते क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 + 3 × 2 और -5, यानी 4 + 6 - 5, 10 - 5 बराबर 5। तो इस बहुपद का जो शेष बहुपद जो है, इस बहुपद में अगर x - 2 का भाग देंगे तो शेषफल हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये शेषफल निकालने का तरीका हो गया। अब देखो प्रश्न जो वो इसी शेषफल पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो एक तो ये कहेगा आपसे कि भाई कोई एक बहुपद है और उस बहुपद में कोई दूसरे बहुपद का भाग दिया जा रहा है और कह रहा है कि शेषफल को इनको संख्या बता दे। जैसे ये कह दे कि शेषफल 5 बच रहा है, यहाँ से जो ये बहुपद है यहाँ से ये 5 जो है इसमें से ये गायब कर दे, ठीक है। अगर ये गायब कर दे तो उस समय क्या होगा? तो देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्वेश्चन से अपन इस प्रश्न को करते हैं, इस फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रश्न क्या बना, देखो प्रश्न मैं लिख रहा हूं कि एक व्यंजक दे रखा है, सॉरी बहुपद दे रखा है। क्वेश्चन अपना यही है। देखो क्या है ये क्वेश्चन कि एक बहुपद है 4x की घात 3 + 3x² और -4x और +k का एक गुणनखंड माइनस का एक गुणनखंड x - 1 है, x - 1 है। तो कह रहा है कि k का मान बताओ क्या आएगा। तो k का मान पूछ रहा है अपने से क्या आएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, क्या करना है अपने को। देखो एक चीज़ तो ये तय कर लो
कि मैं एक बार पहले इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। देखो क्या है इसका। जैसे मान लो कि मैं कोई संख्या लिखता हूँ 15 और मुझे कहा गया कि भी 15 जो है ना, इस 15 के गुणनखंड बताओ क्या होगा। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि इस 15 में वो सारी संख्या इसके गुणनखंड होंगी जिनका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, यानी जो भाजक वो इसके क्या है, गुणनखंड भी है। ठीक है, तो 15 में भाग किसका जाएगा, तो एक का जाएगा, एक जाएगा 3 का, और एक जाएगा 5 का, और एक जाएगा 15 का। तो मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5 और 15 जो है ना वो सारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड होगा इसका मतलब वो इसका ऐसा भाजक है जो उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। मतलब 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 है। इसका मतलब 1 का भाग भी से पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 5 का पूरा पूरा जाएगा और 15 का पूरा पूरा जाएगा। अब भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर यही बात है कि ये एक बहुपद है, इस बहुपद का x - 1 का एक गुणनखंड, x - 1 गुणनखंड, इसका मतलब x - 1 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा और भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो वही अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बताया था आपको मैंने कि जिसका भी भाग दिया जा रहा है उसको आप 0 बराबर रखो और यहाँ से x का मान निकालो। क्या आ गया, 1 आ गया ना। तो अब शेषफल निकालना तो आसान है। शेषफल क्या आएगा, इसमें 1 रख दो, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 की घात 3 मतलब 1, और 4 को 1 से गुणा तो 4, फिर 3 और -4 प्लस के, ये आ गया शेषफल। और ये शेषफल किसके बराबर होगा भाई, ये शेषफल हो जाएगा 0 बराबर। क्यों, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, तो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब शेषफल तो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से निकालो जो भी कुछ आए वो, तो के का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो 1% ये था जो कि एग्जाम में आया वो पर्सन है। अब देखो आगे, एक पर्सन है थोड़ा, ये भी अपना एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। और ये पर्सन ज़्यादातर जो है ना, ये अपने आरपीएससी के द्वारा पूछे गए पर्सन है, ज़्यादातर आरपीएससी में आए हुए पर्सन है। फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर फर्स्ट होता है ना, उसमें आए हुए पर्सन है ज़्यादातर। अब देखो क्वेश्चन अगला कि यदि x + 1 तथा x - 2 x की घात 3 प्लस a + 1 × x² माइनस b - 2 × x और -6 के गुणनखंड है तो a व b का मान बताओ क्या होगा, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। ये पर्सन अपना आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा हुआ पर्सन है। क्या कह रहा है कि ये तो हो गया अपना एक बहुपद, और इस बहुपद के 2 गुणनखंड हो गए, एक तो x + 1 गुणनखंड है और एक x - 2 गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में x + 1 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और x - 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, और भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो वो चीज़ अप्लाई कर दो यहाँ। तो देखो क्या होगा कि पहले x + 1 जो है ना, इसका एक गुणनखंड है ना, तो मैं ये बातें नहीं लिखूंगा, बस अपने को तो आंसर चाहिए ना। बात अगर क्लियर समझ में आ गई तो फिर इसका आंसर तो लिखना अपने को। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये इसका एक गुणनखंड हो गया, इसका मतलब इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, और पूरा पूरा जाएगा तो आप x की जगह पर यानी शेषफल निकालोगे तो वो शेषफल कैसे निकालते हैं कि ये जिसका भी भाग दिया जाए उसको 0 बराबर रखो। तो x + 1 को अगर 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका शेषफल कैसे मिलेगा, यानी इसका भाग देंगे तो शेषफल कब मिलेगा, जब इसमें x बराबर -1 रख देंगे। तो -1 रखोगे तो -1 की घात 3 यानी -1, और यहाँ -1 रखोगे तो -1 की घात 2 प्लस का 1, और +1 को a + 1 से गुणा करते +1 आ गया, और फिर x की जगह पर -1 रखोगे ना तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, b - 2 - 6 बराबर 0। भाई ये शेषफल आ गया, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो कुछ कटे हो तो काट दो, ये 1 से 1 कट जाएगा, और a + b - 8 बराबर 0। एक समीकरण तो बन गई ये। ठीक है, दूसरा देखो क्या कह रहा है कि x - 2 भी इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब x - 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो x - 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो आप x बराबर कितना रखोगे, इसमें शेषफल निकालने के लिए x बराबर 2 रखोगे, तो x बराबर 2 इसमें रख दो। तो 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस a + 1 × 2 की घात 2 का मतलब 4, और माइनस b - 2 और x की जगह कितना रखना है, 2 और -6, ये आ गया शेषफल, और इसको कर दो 0 बराबर। तो कितना आ जाएगा ये 8 प्लस a, 4 को a से गुणा करोगे तो कितना बनेगा ये 4a, और +4 - b
2 से इसको गुणा करो तो माइनस का 2b माइनस का 2b और माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का 4 और माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो कुछ कटे हो तो काट लो, एक तो 4a बच जाएगा और एक माइनस का 2b बच जाएगा। देखो ये देखो 4 और 8 4 12, 12 4 16, 16 में से 6 घटाओगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 10 बराबर 0। देखो 2 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, तो 2 का भाग दे दो तो 2a माइनस b प्लस 5 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब ये दो चरवाल देखिए समीकरण बन गए ना, ए और बी में दो चरवाल देखिए समीकरण बन गया। इसको सोल्व करने का तरीका बताया हुआ है, पीछे क्लास 2 क्लास डाली है इस पर। तो देखो एक बी जो है ना, यहाँ बी का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अभी किसी से गुणा करने की जरूरत है नहीं, गुणांक बराबर करने थे वो तो पहले से ही हैं। तो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि एक को खत्म करना ना, दोनों को जोड़ें तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे। तो इस समीकरण को और इस समीकरण जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो बी से तो कट जाएगा, ए प्लस का है 2 बी प्लस का जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएंगे प्लस के, तो 3a। और ये देखो माइनस का तो है 8 और प्लस का 5 जोड़ेंगे तो चिन्ह विपरीत घट जाएंगे, तो 8 में से 5 हटाओ 3 बचेंगे, तो माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ से 3a बराबर आ गया 3, और यहाँ से a का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब a का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से 1 में आप a की जगह पर 1 रखोगे ना, तो 1 प्लस b माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है ना भाई, 1 प्लस का है और माइनस का 8, तो माइनस के 7 बचेंगे, आगे लेके जाएंगे तो प्लस के 7 हो गए। प्रश्न में ये पूछा था ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो आगे, अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। और ये क्वेश्चन अपना कि एक बहुपद है, बहुपद बहुपद 2x4 और प्लस ax3 और माइनस 75a को x से विभाजित करने पर x से विभाजित करने पर शेषफल माइनस 150 प्राप्त होता है। शेषफल माइनस 150 प्राप्त होता है। तो a का मान क्या होगा, तो आपको a का मान निकालना है, बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो x का भाग देना है, भाग देने के बाद में शेषफल जो आएगा ना उसको माइनस 150 के बराबर करना है। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो देखो एक चीज़ तो ये है कि भाई यहाँ से जो है ना, अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ तक का पद है उसमें तो x है, यहाँ का भाग पूरा चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, आगे जाएगा नहीं, मतलब शेषफल तो ये बचना है। ठीक है, यानी ये कह दूँ मैं कि ये जो पद है नहीं, तो सारे x वाले पद हैं, तो इनमें तो x का भाग चला जाएगा, तो यहाँ तक x का भाग चला जाएगा, तो शेष तो ये बचेगा। ठीक है, और ये भी अगर नहीं ध्यान में है तो तरीका कौन सा था कि x का मान निकालना, तो x क्या है, अकेला ही तो ये, तो यही तो बताया था कि जिसका भी भाग दिया है उसको 0 बराबर कर लो, तो आप x बराबर 0 कर लोगे, तो इसमें 0 रख दो, x बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, शेष तो ये बचेगा ना, तो माइनस का 75 बच गया शेष तो, और माइनस 75 शेष बच गया, तो किसके बराबर है, शेष तो बता रहा है अपने को कि माइनस 150 बचेंगे। भाई यहाँ तो शेष बचा अपने पास माइनस 75 है, और कह रहा है कि बचेंगे कितने, माइनस 150, दोनों बराबर कर लो। ये तो अपने पास जो x बराबर 0 रखने पर मिला। ठीक है, और ये अपने को दे रखा था कि इतने बच रहे हैं, तो देखो यहाँ से a का मान कितना आएगा, 150 माइनस का बटे में माइनस का 75, माइनस से माइनस कैंसिल, 75 दूनी 150, तो a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया प्रश्न है। ठीक है, तो ये अपना तीसरा प्रश्न हो गया। अब देखो आगे, अब एक अपन ने छोटी क्लासों में एक बात पढ़ी थी और उसका नाम यहाँ पर है, हालांकि सभी जानते हैं इसको, विभाजन एल्गोरिथम।
विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम। देखो क्या चीज़ है ये विभाजन एल्गोरिथम, कि हमने जब छोटी क्लास में जब हम पढ़ते शुरू में ध्यान करें, जब छोटे थे ना उस समय जब हमने भाग शुरू में भाग सीखे थे, तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि भाई भाग करो और फिर भाग करके आप खुद चेक कर लो कि आपका सही है गलत है, ठीक है ना। उसमें क्या था कि हमें ये कहा गया कि भाई 15 में भाग दो आप 3 का, चलो 2 का भाग देते हैं, ठीक है। भाग देने के बाद में अपने पास ये आया कि भाई भाग चला गया 7 बार और शेष बच गया 1। अब कहा था कि भाई आप चेक करो कि अपना भाग सही है क्या, तो उसके लिए क्या कहता कि इन दोनों को तो करो गुणा, ठीक है, और फिर ये कर दो इसमें प्लस, भाई इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ दो, अगर ये इसके बराबर आ जाए ना तो अपना भाग सही है, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ना इसी का नाम विभाजन एल्गोरिथम है। जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है ना। और जो भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है इसको बोलते हैं भागफल, ये सभी को पता है। और ये है शेषफल, ठीक है। दिक्कत यहाँ आती है भाजक और भाज्य में, तो भाजक जिसका भाग दिया जाता है ना उसको भाजक बोलते हैं, और फिर ये भाज्य हो जाएगा, ये भागफल और ये शेषफल, ठीक है। तो अगर इसको मैं गणितीय भाषा में लिखना चाहूँ ना तो भाज्य बराबर क्या था कि ये चीज़ कब आएगी, जब इन दोनों को गुणा करेंगे ये जोड़ेंगे, तो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। देखो देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये भाजक को भागफल से गुणा किया और उसमें शेषफल जोड़ा तो क्या आ गया, भाज्य आ गया। बस यही तो था और क्या है, इसी का नाम विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न अपने आए हुए हैं, एक प्रश्न अपन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। प्रश्न अपना क्या है, देखो क्वेश्चन अपना ये है कि एक बहुपद जो, प्रश्न को मैं पूरा लिखता हूं, एक बहुपद जो x² प्लस x प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल मिलता है अपने को x-2 और शेषफल मिलता है, शेषफल 3 देता है, तो वो बहुपद ज्ञात करो। बहुपद अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कह रहा है ये कि एक बहुपद है, उस बहुपद में और इसका भाग दिया गया x² प्लस x प्लस 1 का भाग दिया गया, भाग देने के ऊपर उपरांत अपने पास भागफल ये मिल गया, शेषफल मिल गया 3, तो वो भाग जिसमें दिया गया था ना वो बहुपद क्या है वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखो, भाग इसमें दिया गया, किसका दिया गया, इसका दिया गया, तो ये तो यहाँ आएगी है ना, भागफल ये आ गया और शेषफल ये नीचे वाला आ गया। अपने को ये तो पूछा है बीच वाला, ये तो पूछा है, तो ये कौन है, भाज्य तो है, तो लगा सकते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस है शेषफल। तो जो अपने को बहुपद चाहिए ना वो क्या आएगा कि भी भाज्य, क्योंकि जिसमें भाग दिया गया है ना वो कह रहा है कि वो जो एक बहुपद है उसको उसके अंदर इससे भाग दिया गया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाजक और बाकी इसमें दिया गया वो हो गया भाज्य, तो भाज्य तो पूछा अपने को, तो भाज्य बराबर यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जो बहुपद है ना जो वो भाज्य तो है, तो उसको मैं px लिख रहा हूँ, और वो बहुपद क्या आएगा भाई, भाजक x² प्लस x प्लस 1 गुणा भागफल x-2 और प्लस शेषफल कितना है 3। कर लो इनको गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, x की घात 3 आएगी, एक माइनस का 2x² आएगा और एक प्लस का x² आएगा, तो माइनस का x² बच जाएगा, ठीक है। और एक आएगा प्लस का x और एक आएगा माइनस का 2x, तो माइनस का 1x बच जाएगा, माइनस के 2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। इनको गुणा करोगे ना तो ये आएगा, क्योंकि इनको गुणा करोगे तो कुछ कट जाएंगे और कटने के बाद में स्क्रॉल करोगे तो ये आएगी, ठीक है ना। तो ये एक वो बहुपद था जिसमें x² प्लस x माइनस x प्लस 1 का भाग दिया, तो भागफल तो मिला अपने को -2 और शेष मिल गया 3, ठीक है। तो ये अपने को देखना, ये प्रश्न भी अपना संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर भी प्रश्न अपने को पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आराम से समझ में आएगा कि विभाजन एल्गोरिथम भी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य को पता है कि भाग किस में दिया जा रहा है, ठीक है ना, और भाजक जिसका भाग दिया जाएगा वो भाजक होगा, ठीक है। फिर अपन करते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कल हमने पिछली क्लास में हमने शून्यकों के बारे में पढ़ा था,
ठीक है, और शून्यकों की चर्चा करी थी वहाँ, तो शून्यकों से संबंधित मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको एक दो, और फिर अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो एक प्रश्न तो अपना ये है कि एक बहुपद है और उस बहुपद यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस के शून्य के अल्फा बीटा इस प्रकार है कि α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, तो के का मान बताओ कितना होगा। तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है। देखो शून्यकों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। ठीक है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों के और गुणांकों में संबंध भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है, नहीं ध्यान में है तो जिस अगर पहली बार देख रहे हैं तो पीछे वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, पहले तो अपने इन गुणांकों में और जो शून्य के उनमें संबंध बताओ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और अल्फा बीटा इन शून्यकों का जो गुणनफल होता है अचर पद और बटे x² गुणांक, पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखो ये चीज़ तो अपने पास यहाँ से मिल गई, एक ये दे रखा है, ठीक है ना, और ये एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन की सहायता से हमें के का मान निकालना है। तो देखो ये जो दे रखा है इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बढ़ाऊंगा पूर्ण वर्ग, क्योंकि α² प्लस β² का मान मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, मैं इसको ऐसा बनाऊंगा अल्फा प्लस बीटा बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा ना, इसमें एक अल्फा बीटा और जोड़ के मैं इसको 2 बना देता हूँ। ठीक है, और एक मैंने घटा दिया, एक अल्फा बीटा घटा दिया, एक जोड़ दिया, जोड़ा वो तो बन गया 2, पहले एक तो था ही और एक जोड़ने पर बन गया 2 और एक घटा दिया और बराबर 21/4, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये जो है ना ये अपना बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बन गया। तो इसको अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको खोलोगे तो ये आएगा, और माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -5/2 ही तो है, रख दो मान बस, और क्या है, -5/2 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है k/2 और बराबर 21/4। ठीक है, कर लो भी गुणा, इनको क्या आएगा, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। हमें तो k का मान चाहिए ना, तो ये संख्या आगे ले जाओ, तो माइनस k/2 बराबर 21/4 माइनस 25/4 माइनस k/2, 4 एलसीएम आएगा तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस 4/4 आएगा, दोनों तरफ से माइनस कट गया, ये आ गया 1, तो k का मान आ गया यहाँ से 2, तो k बराबर आ गया 2। तो बढ़िया प्रश्न है ये भी। ठीक है, एक ऐसा ही प्रश्न और करते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और करते हैं सही। अगला क्वेश्चन है अपना, वो ये है कि एक बहुपद है और उस बहुपद के जो शून्यक है ना उनके संबंध दे रखे, अपने बहुपद नहीं दे रखा। ठीक है, देखो यदि α³ प्लस β³ बराबर तो है 7 और अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा अपने को 3, तो अल्फा और बीटा तथा α³ प्लस β³ बराबर 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 तथा अल्फा और बीटा चलो जहां लिख लो, यहाँ तथा का सब जुड़ा नहीं है, जहां अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हैं, किस बहुपद के शून्यक हैं, किस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, वो क्या करना है, देखो क्या कह रहा है अपने को कि α³ प्लस β³ बराबर 7 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, ये दोनों ही क्या किसी न किसी बहुपद के शून्यक हैं, तो उस बहुपद को पूछा क्या आएगा कि वो बहुपद क्या हुआ। ठीक है, तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या था, बहुपद दे रखा था, शून्यकों में संबंध था
उसकी सहायता से हमें कोई अननोन वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर क्या गया, यहाँ गया अपने पास उल्टा, क्या कि बहुपद के जो शून्य है ना उनमें संबंध दे रखा है, और अपने को पूछ लिया किसका, कि बहुपद को पूछ लिया अपने को, ठीक है ना। तो बहुपद कैसे निकालेंगे, देखो पिछली क्लास में हमने बहुपद लिखना बताया था कि अगर किसी बहुपद या दो शून्य के दे रखे हैं तो द्विघात बहुपद बनेगा, और द्विघात बहुपद कैसे बनेगा वो मैंने बताया भी था आपको कि भाई एक्स स्क्वायर, भाई अल्फा और बीटा किसी बहुपद के दो शून्य का ना, तो वो बहुपद कैसे लिखा जाएगा, अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिखा जाएगा। मतलब बहुपद अगर लिखना है जिसके शून्य का अल्फा और बीटा हो तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब बात ये है कि अगर ये लिखना अपने को, मतलब ये बनाना, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, ये चाहिए, और अपने पास दे रखा है अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 और एक अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो ये लाए कहाँ से, ठीक है। तो पहले इसी से लेके आने पड़ेंगे अपने को। देखो अब करते हैं अपने इसको सोल्व। पहले अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 बराबर दे रखा है अपने को 7, ठीक है, और ये बन गया अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो इसको लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, मतलब अल्फा बीटा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और बराबर 7 है। अब देखो इसमें कुछ मान दे रखे हैं, वो तो दो, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 3, और ये दे नहीं रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। वही तरीका इसको पूर्णवर्ग बनाओ, तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना, अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बनाने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मान ही अपने पास अल्फा प्लस बीटा का है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, तो इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देता हूँ और 2 ही मैं घटाऊंगा, और एक घटाने वाला पहले से ही है, तो माइनस के 3 अल्फा बीटा हो जाएंगे और बराबर हो गया 7, ठीक है। और ये बन गया अपने पास 3, इसको लिखेंगे अपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा बराबर 7, ठीक है। रखो मान एक बार, 3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस अल्फा बीटा का मान अपने को नहीं पता है, 3 अल्फा बीटा और बराबर 7, ठीक है। करो इनको गुणा, 9 तिया 27 और माइनस 3 तिया 9 अल्फा बीटा बराबर 7, और 9 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि 27 को आगे लेके जाएं तो माइनस का 27 हो जाएगा, तो 7 माइनस 27 यानी माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से अल्फा बीटा का जो मान है ना वो कितना हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा, तो ये आ गया अल्फा बीटा का मान, ठीक है। अल्फा बीटा का मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा, ये तो चाहिए अपने को। तो जो अपने को जो बहुपद चाहिए ना, अभीष्ट बहुपद जो है, यानी अपना जो रिक्वायर्ड बहुपद है ना, वो क्या होगा कि जब अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्य का, तो वो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। रख दो मान सारे सारे, तो क्या आएगा, यानी जो बहुपद है ना अपना वो पी एक्स, वो क्या बन गया, रख दो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 20/9, 20/9, या तो ये मिलेगा, ठीक है ना, और नहीं ये बटे ये जो 9 है ना, इस पूरे को समीकरण को 9 से गुणा करेंगे ना, तो 9 एक्स स्क्वायर और माइनस 9 तिया 27 एक्स और प्लस 20, और बटे में क्या आएगा, 9 आएगा ना, उसको मैं लिख देता हूँ 1/9, ठीक है। तो जो अपने को ऑप्शन में मिलेगा वो ये भी मिलेगा, मतलब ये मिल सकता है, अगर ये नहीं मिले तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो वो ये होगा, ठीक है। तो जो अपना रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है ना वो ये आएगा, तो आंसर हो गया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 20, ठीक है। तो ये कुछ पर्सन थे अपने शून्य को संबंधित। अब देखो कुछ बातें मैंने लिखी हैं आगे बोर्ड के ऊपर, और ये चीज़ अपने को एकदम से कंठस्थ करनी है, इनको याद करना है एकदम से। शेष प्रॉब्लम में बताई मैंने, और विभाजन एल्गोरिथम बताई, और 5 बातें मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिख रखी हैं, ठीक है, वो देखनी है अपने को। देखो क्या है, कोई बहुपद इस रूप में हो, एक्स की घात n माइनस ए की घात n फॉर्म में अगर कोई बहुपद है, ठीक है ना, तो वो किससे विभाजित होगा, तो n के सभी मानों के लिए वो x माइनस ए से भाज्य होगा। जैसे अगर आपको ये कहे कि 27 की घात 43 माइनस 43 की घात 27, चलो 23 या 27, ये दे दिया, यहाँ n 43 करते हैं दोनों में, 43 करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये संख्या जो है ना किससे विभाजित होगी, और ऑप्शन में दे दिया अपने पास कि एक तो दे दिया 50,
एक दे दिया 4, एक दे दिया 27 और एक दे दिया 23। ठीक है, तो देखो ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो जब तक n का कोई मान नहीं दे रखा ना कि भाई n सम है विषम है, तब तो सीधी सी बात है कि ये संख्या जो है ना वो n के सभी मानों के लिए x माइनस ए से विभाज्य होगी। मतलब ऐसा अगर कोई फॉर्म है ना तो वो x माइनस ए से विभाज्य होगा। x कौन है? ये रहा, और a ये रहा, इनके अंतर से तो विभाजित जरूर होगी। n का चाहे मान कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, ठीक है ना, n का मान कोई सम संख्या हो या विषम संख्या हो, ये x माइनस ए तो विभाज्य जरूर होगी। तो देखो x माइनस ए, x कौन है? 27, और ये कौन है? ए कौन है? 23, तो 27 माइनस 23 यानी 4, तो ये संख्या 4 से विभाजित तो जरूर होगी। ठीक है, तो ये संख्या 4 से विभाजित जरूर होगी। अब देखो, अगर देखो इसी में माइनस वाले में चलते हैं, अगर n के सम मानों के लिए ये x प्लस ए से विभाज्य होगी। अगर n का मान या सम संख्या होता ना, अगर ये n का मान या ऐसे होता 40, तो उस स्थिति में ये संख्या इससे तो होगी, अंतर से विभाजित तो होगी। n का कोई भी मान हो, सम या सम मान हो या विषम मान हो, सभी से ही a की पावर n माइनस a की पावर n जो है x की पावर n माइनस a की पावर n रूप का जो भी आपको बहुपद मिलेगा वो हमेशा x माइनस ए से तो विभाजित होगा, चाहे n का मान कुछ भी हो, कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर हो। लेकिन ये संख्या कब x प्लस ए से विभाजित होगी? कब? जब क्या हो? n सम संख्या हो। जैसे यहाँ n 40, यहाँ 40 घात 40 आ गया, यानी का मान 40 हो गया। तो अब ये जो है ना, ये संख्या ये 27 से विभाजित होगा और इनके योग से विभाजित होगा, कितने से? 50 से भी। ठीक है, और ऑप्शन ऐसे बढ़ा दे कि ये 50 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 27 से विभाजित है, 23 से विभाजित है। अब इनमें एक दे दिया ये बना के, और फिर कहेगा कि इसमें से केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 सही है। ठीक है, तो उस समय अपने पास ये दोनों यानी 4 से विभाजित होगा, 50 से विभाजित होगा। ठीक है, तो एकदम से याद कर लेना कि x की पावर n माइनस a की पावर n रूप का कोई भी बहुपद है, अगर n का मान कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, यानी कोई भी प्राकृत संख्या हो, उस स्थिति में वो जो बहुपद है वो x माइनस ए से तो विभाजित होगा। और वही बहुपद x प्लस ए से विभाजित कब होगा? जब उसमें n का मान क्या हो? कोई सम संख्या हो। ठीक है, अब आ जाओ प्लस वाले में। प्लस वाले में क्या है? x की घात n प्लस a की घात n, यहां प्लस है ना, तो केवल ये x प्लस ए से केवल तभी विभाजित होगा जब n क्या हो? विषम हो। x की घात n प्लस a की घात n रूप का कोई बहुपद है वो x प्लस ए से केवल तभी विभाजित होगा जब n विषम संख्या है। और x माइनस ए से जो ये कभी विभाजित होगा ही नहीं, चाहे n का मान कुछ भी हो। ठीक है ना, यानी इनके बीच में प्लस है ना, तो ये x माइनस ए से तो विभाजित नहीं होगा कभी भी। ठीक है, प्लस है तो ये प्लस से विभाजित हो सकता है। x प्लस ए से कब विभाजित होगा? जब ये n विषम हो। n विषम है तो x प्लस ए से विभाजित हो जाएगा, अगर n सम है तो सोचना ही नहीं है x प्लस ए से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो x की घात n प्लस ए की घात n जो है वो n के विषम मानों के लिए x प्लस ए से विभाजित होगा, लेकिन x की घात n प्लस ए की घात n x माइनस ए से कभी भी विभाजित नहीं होगा, चाहे n का मान कुछ भी हो। ठीक है, 4 बात हो गई। और 5वीं बात है कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ये प्रश्न भी एक लाइन पूछी हुई है, फर्स्ट एड में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अचर बहुपद की घात शून्य होती है, मतलब ये कि बहुपद है, उस बहुपद में अगर चर की घात 0 हो जाए तभी तो वो अचर बहुपद बनेगा। भाई अचर बहुपद जो है उसकी घात शून्य होती है। अचर बहुपद मतलब कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में अगर शून्य घात का बहुपद है तो वो क्या है? अचर ही तो है, यानी उसमें चर है ही नहीं, चर नहीं है, इसका मतलब चर की घात क्या है? 0 है। तो शून्य घात का जो बहुपद होगा ना वो हमेशा क्या होता है? अचर ही होता है। ठीक है, तो ये भी आया हुआ है। अब एक प्रश्न करते हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और फिर उसी के साथ अपनी क्लास को अपन यहाँ करते हैं, रोकते हैं। फिर देखो 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 43, एक तो ये दे रखा है व्यंजक, और दूसरा व्यंजक दे रखा है और 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 47 का निम्न में से उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन कौन है? क्या क्या दे रखा ऑप्शन? एक तो दे रखा 47 प्लस 43, एक ऑप्शन तो ये दे रखा है 47 प्लस 43, दूसरा दे रखा है 47 माइनस 43, और तीसरा दे रखा है कि
47 की घात 43 प्लस 43 की घात 43, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कह दिया कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो क्या है, क्या ऐसा बन रहा है क्या, एक्स की घात एन प्लस ए की घात एन, मतलब प्लस है बीच में, तो या तो ये बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी घात देखो क्या है, एन सम मानों के लिए एक्स प्लस ए, सॉरी ये एक्स की घात एन प्लस ए की घात एन जो है, सॉरी ये ऊपर वाला, हाँ सॉरी, एक्स की घात एन प्लस ए की घात एन, ये बन रहा है ना। तो ये एन के विषम मानों के लिए एक्स प्लस ए से विभाज्य होगा। देखो देखो एन विषम है क्या, 43 43 43 47, है ना। तो देखो 43 की घात, ये 43 करो यहाँ और ये करो 47, ठीक है ना, ये ऐसे करो इसको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x की पावर n प्लस ए की पावर n, x की पावर n प्लस ए की पावर n, ऐसा फॉर्म बनी हुई है। तो ये x प्लस ए से विभाज्य हो सकती है जब ये घात क्या हो, विषम हो, ठीक है। तो देखो घात यहाँ पर भी विषम है और यहाँ पर भी विषम है, तो ये देखो घात विषम है, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित तो जरूर होगी, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कौन होगा, 47 प्लस 43, मतलब इसमें 47 प्लस 43 का भाग तो इसमें जाएगा पक्का, ठीक है। ऐसे एक्स की घात एन प्लस ए की घात एन फॉर्म ये बन गई, इसमें भी किसका भाग जाएगा, ये विषम संख्या, तो इसमें भी किसका भाग जाएगा, 47 प्लस 43 का भाग जाएगा, इसका तो जाएगा जाएगा। अब 47 प्लस 43 का भाग इसमें भी जा रहा है, 47 प्लस 43 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो विनिष्ठ कौन होगा, तो 47 प्लस 43 तो विनिष्ठ हुआ, तो पहला ऑप्शन अपना ठीक हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी अपना आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये था अपनी बहुपदीय क्लासें, बहुपदी क्लास, इसमें अपन ने काफ़ी कुछ इसमें सीखा है और बहुपद से संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने करवाए हैं, और इस टाइप के प्रश्न अपने पास खूब मिलते हैं एग्जाम में। बहुपद है तो इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, बहुपद का टॉपिक अगर एग्जाम में उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है ना। इससे कठिन भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैंने अभी तक मीडियम साइज के प्रश्न करवाए हैं, जो ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, लेकिन इससे भी कठिन प्रश्न इसमें बनते हैं, वो अपने नहीं किए हैं। वो फिर अगर जैसे मान लो कि ओनली स्पेशल मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उनके लिए वो है, जैसे मान लो कि कोई सेकंड डिग्री तैयारी कर रहा है, कोई फर्स्ट डिग्री तैयारी कर रहा है सब्जेक्ट से, तो उनके लिए वो प्रश्न बनते हैं फिर इस प्रकार के, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।